ये बात पिट्सबर्ग और एरी के बीच राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों के शहर फ्रैंकलिन, पेंसिल्वेनिया में हुई। शहरों की सड़कों पर बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड का फरवरी का दिन था जब कैथरीन बस से उतरी और मैथ्यू जे मेलोनी को फ़ोन करने के लिए फ़ोन बूथ पर गई। मेलोनी, जो गॉस्फल टैबरनेकल के मालिक थे और कैथरीन से प्रभावित हुए थे जब कैथरीन 2 सप्ताह की सभाओं के लिए फ्रैंकलिन से पहले उस बड़ी इमारत में गई थी जहां इंजीलवादी बिली संडे ने अपनी निंदाएं प्राप्त की थीं। उन्होंने ट्रस्टीज़ के एक दल का नेतृत्व किया। उन्होंने कैथरीन को फ्रैंकलिन में सभाओं की श्रृंखला के लिए फिर से आमंत्रित किया। शहर के केंद्र के पास 12th और ओटर के रैम्बलिंग इमारत में उसे आमंत्रित किया। वास्तव में कैथरीन फ्रैंकलिन में क्यों लौटी, ये भी उसके जीवन के रहस्यों में ही बना रहा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जगह उन जगहों में से एक थी जहां उसने प्रचार किया था और किसी ने उसकी शादी पर सवाल नहीं उठाया था। शायद ऐसा इसलिए था कि यह शहर इतना दुर्गम था कि लोगों को इसके बारे में पता लगने की संभावना ही नहीं थी और शायद परमेश्वर ने सीधे उससे बात की थी। लेकिन 1946 की शुरुआत में जब उसने वॉल ट्रिप से मुंह मोड़ा, तब 2 साल बाद वो अपने जीवन का अगला अध्याय शुरू करने के लिए फ्रैंकलिन में बस से उतरी। चीज़ें ठीक हो गईं। पुराने उस तंबू में 1500 लोग बैठे थे और ये शुरुआत से ही भरा हुआ था। अपने इस स्वागत से खुश होकर उसने एक शाखा शुरू की। रेडियो प्राकृतिक माध्यम था। 1946 ईस्वी के बसंत ऋतु में एक स्मार्ट काली पोशाक, चमड़े के लंबे दस्ताने, हैटी कार्नेगी हैट लगाए हुए कैथरीन रेडियो स्टेशन WKRJ के कार्यालय में पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह प्रोग्राम डायरेक्टर फ्रैंक शेफर से मिलना चाहती है। उस छोटे से कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उसने विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह रेडियो पर समय खरीदने के लिए आई है। ऑयल सिटी के क्लेरेंस पेलागी के अनुसार शेफर की एक गंभीर आदत थी जो उसके मेहमानों के धैर्य की परीक्षा लेती थी। वह धीरे धीरे और श्रमसाध्य रूप से अपना एक सिगार पाइप निकालता, उसे भरता, पैक करता और उस पाइप को हल्का करने की कोशिश में उसे धीरे धीरे चूसता। और इस सब को करते हुए वह पूरी तरह से शांत रहता। अपने कार्यालय में वह इस सब के दौरान आने वाले व्यक्ति की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए चुप रहता और सारा ध्यान अपने उस सिगार पाइप पर केंद्रित करता। कैथरीन उस बेपरवाह रेडियो मैन के डेस्क के पार खड़ी थी। एक पल के लिए ये सब सहती रही और फिर बोली, हे युवा व्यक्ति, क्या आप रेडियो पर समय बेचना चाहते हैं या नहीं? मेरे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। अपना ये परीक्षण मुझ पर नहीं करिए, यह तुम्हारा कुछ भला नहीं करेगा। शेफर हैरान हो गया। उसे लोगों के द्वारा ऐसी बातें कहते हुए सुनने की आदत नहीं थी, विशेष रूप से महिलाओं की, और विशेष रूप से वो महिला जो अपने धार्मिक प्रसारण के लिए समय खरीदना चाहती है। उनमें से अधिकतर ऐसे होते थे कि या तो वे चले जाते थे या दिन के कुछ परमेश्वर द्वारा छोड़े गए समयों में से कोई सा समय लेने के लिए सहमत हो जाते थे। शेफर ने अपना सिगार पाइप ऐश ट्रे में डाला और अपनी कीमतों की लिस्ट निकाली और काम पर लग गया। रेडियो स्टेशन के कर्मचारियों ने इस आदान प्रदान को खुशी से देखा। यद्यपि वो इनकी बातचीत नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि ये सब कंट्रोल बूथ में हो रहा था, लेकिन वो खिड़की के कांच में से ये देख पा रहे थे और तुरंत जान गए थे कि शेफर को कोई अपने जैसा ही मिल गया है। कैथरीन ने कुछ प्रासंगिक प्रश्न पूछे, जैसे कि स्टेशन की शक्ति, उसका भौगोलिक क्षेत्र जहाँ तक उसकी पहुँच है और स्टेशन के श्रोताओं की संख्या। उसने प्रत्येक सुबह के समय को लेने पर जोर दिया और उसे मिल गया और कीमत पूछे बिना ही वह चली गई जब परमेश्वर ने उसे प्रसारण दे दिया।
समय दे दिया तो उसने कीमत की चिंता परमेश्वर पर ही छोड़ दी। यही वो प्रक्रिया है जिसका उसने शेष जीवन में अनुसरण किया। कैथरीन ने फ्रैंकलिन से ऑयल सिटी की 8 मील की दैनिक यात्राएं शुरू की। रेडियो स्टेशन बीच इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित था। हर दिन प्रसारण पर जाने से पहले वह रूथ लिटिल, सचिव मोनीव और स्टाफ के साथ बातें करती, लेकिन वह अपने अतीत को छिपाए रखने में सावधान थी। कैथरीन विशेष रूप से राउजविले के अपने उद्घोषक टेड फिंसे को बहुत पसंद करती थी। वह उस तरीके को पसंद करती थी जिस प्रकार वह कैथरीन का परिचय कराता था। अब वो युवा महिला आ रही हैं जिनका आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। उसने रेडियो स्टेशन पर जोर देकर कहा कि आप अपने पास फिनेसी के इस परिचय की रिकॉर्डिंग रखिए। जब भी कभी वह रेडियो स्टेशन में उपस्थित होने में असमर्थ होगा तब हम रिकॉर्डिंग का उपयोग किया करेंगे। फिनेसी, जो एक कैथोलिक था, परिचय देते समय हमेशा एक क्रूस के चिन्ह के द्वारा खुद को आशीषित करता था। उसकी ये गंभीरता यहीं रुक जाती और अक्सर प्रसारण के दौरान वह कैथरीन की नकल करते हुए कांच के दूसरी तरफ खड़ा होता था। कैथरीन के चेहरे के हाव भाव का मजाक उड़ाते हुए वह उसे हंसाने की कोशिश करता था। वो इस बात का भी आनंद लेती थी। अन्य स्टाफ सदस्य कभी कभी ध्वनि रोधी स्टूडियो के बाहर दुगनी मात्रा में हंसते, क्योंकि वे देखते थे कि फिनेसी और कैथरीन कांच के माध्यम से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। हालांकि कैथरीन की नाटकीयता ने स्टेशन पर कुछ समस्याएं पैदा की। उस समय उपलब्ध माइक्रोफोन एक टेबल माइक था। कभी कभी कैथरीन अपनी प्रस्तुति के दौरान इतनी उत्साहित हो जाती थी कि वह माइक के इतने करीब चली जाती थी कि ऐसा लगता था मानो वह इस पर चिल्ला रही हो। इस बात ने इंजीनियर को आवाज़ को समतल करने की कोशिश में उन्मादी कार्रवाई में डाल दिया। इस समस्या का एक समाधान माइक को मेज़ के विपरीत किनारे पर लगाने के द्वारा हुआ। बाद में स्टेशन को एक माइक मिला जो फ्रैंकलिन के इस नाटकीय उपदेशक का ध्यान रखे। गर्मियों के मध्य तक कैथरीन की ख्याति फैल गई थी। ऑयल सिटी से होने वाले प्रसारणों में से पिट्सबर्ग रेडियो को उसने अपने साथ जोड़ लिया था। हालांकि अतिरिक्त प्रसिद्धि समस्या का कारण बन गई। बहुत से लोग उसके करीब जाना चाहते थे और वो ऐसा करने में असमर्थ थे, और वे लोग रेडियो स्टेशन पर आते। वे लॉबी में बैठते थे और कांच की बड़ी खिड़की से कैथरीन को देखते। जल्दी ही लॉबी लोगों से इतनी खचाखच भर गई कि रेडियो कर्मी अपना काम नहीं कर सके। जब कुछ लोगों ने भावुक होकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और परमेश्वर के सम्मुख मन फिराव के अंगीकार में चिल्लाना और घायल होकर गिरना और रोना शुरू कर दिया, तब रेडियो स्टेशन को सभी आगंतुकों को रोकना पड़ा। दूसरी समस्या पत्रों की प्रचुरता के इर्द गिर्द घूमती थी। रेडियो स्टेशन पर बैग भरकर पत्र आते थे। फिनेसी, जिसने कैटी का मजाक उड़ाया था, उसने अच्छे दिखने वाले पैरों के बारे में, वह उसे बताता था कि उसे पुलपिट की बजाय किसी मंच पर होना चाहिए। वह अक्सर पत्रों के बीच में से उन लिफाफों को छांटता था जिनमें अधिकांश में पैसा होता था। सिक्कों से भरा लिफाफा ढूंढते हुए जो झंझनाता था, वह उसे एक तरफ फेंक देता था और कैथरीन से कहता था, क्या तुम इस थोड़े से सामान को नहीं चाहती हो? जब रेडियो पर कैथरीन ने घोषणा की कि अभी अभी उसने अपने नायलॉन के आखिरी जोड़े मौजों को फाड़ दिया है, तब उन युद्ध के दिनों में भी जब नायलॉन बहुत दुर्लभ होता था, आभारी श्रोताओं ने नायलॉन मोजों के पैकेट्स के साथ इस रेडियो स्टेशन को भर दिया। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ जब उसने एक बार यह बोल दिया था कि उसका छाता खो गया है। रेडियो कर्मचारी खुश थे जब उसने पिट्सबर्ग जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया ताकि वे फिर से सामान्य हो सकें, लेकिन वे सभी जानते थे कि कैथरीन कुलमन के समान प्रभावी और कोई अन्य कार्यक्रम उनके पास नहीं होगा। हालांकि दक्षिण में बड़े शहर में जाने से पहले ही फ्रैंकलिन में पार करने के लिए बाधाएं थीं और अनुभव करने के लिए आश्चर्यकर्म भी थे। कई मौक़ों पर कैथरीन ने चंगाई विषय पर प्रचार किया और कार्य हुआ। उसने हमेशा नए जन्म के लिए लोगों को निमंत्रण देते हुए वेदी की पुकार के साथ ही सभाएं समाप्त की। निरपवाद रूप से वेदी के सामने
इमारत घुटने टेकने वाले व्यक्तियों से भर जाती थी। मंच पर भीड़ होती थी और नीचे गलियारों में भी। जब वह चंगाई के लिए लाइन लगवाती तो प्रतिक्रिया उतनी ही बढ़ी हुई थी। विश्वास चंगाईकर्ता जो पूरे देश में लोकप्रिय थे, उन लोगों से संकेत लेकर वह बीमारों को आगे आने को कहती। उसके बाद वो उनके सिरों पर अपना हाथ रखती और परमेश्वर से उन्हें चंगा करने के लिए कहती। परिणाम बहुत शानदार नहीं थे, लेकिन परिणाम थे। कुछ लोग चंगे हुए थे और खुद कैथरीन से ज़्यादा हैरान और कोई नहीं था। वह परमेश्वर की इस भौतिक अभिव्यक्ति में और अधिक खोजने के लिए और अधिक संकल्पित थी। उसने कहा, मैं अपने दिल में जानती थी कि चंगाइयाँ हो रही हैं। मैंने उन लोगों के द्वारा सबूत देखे थे जो ठीक हो गए थे। यह वास्तविक थीं और सामान्य थीं, लेकिन इसकी कुंजी क्या थी? क्या यह विश्वास था? यदि कुंजी विश्वास था, तो विश्वास था क्या? क्या यह कुछ ऐसा था जिसका निर्माण मनुष्य खुद कर सकता था, या मनुष्य इस पर काम कर सकता था? क्या यह कुछ ऐसा था जिसे मनुष्य खुद की नैतिक स्थिति या भलाई के माध्यम से प्राप्त कर सकता था, या यह कुछ ऐसा हो सकता था जिसे परमेश्वर की सेवा के बदले में या परोपकार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था? और यह विश्वास रहता किस में है? क्या उस व्यक्ति में जो बीमार है? क्या उस व्यक्ति में जो चंगाई सभाएं चला रहा है? या उनके चारों ओर बैठी हुई उस बड़ी भीड़ में? या इन तीनों के संयोजन में रहता है? निश्चय रूप से यह मौके की शालीनता पर छोड़ दिया गया था। यदि यीशु ने उन सभी को चंगा किया जो उसके पास लाए गए थे, जैसा कि बाइबल बताती है, और यदि उसने अपने चेलों को अपने में से भी अधिक बड़े काम करने की आज्ञा दी है, तो क्यों अधिक चंगाइयाँ नहीं थीं? जब कैथरीन ने एरी में तंबू में आयोजित एक चंगाई प्रार्थना सभा का विज्ञापन देखा, तो उसने वहां जाने का निर्णय लिया। हालांकि कैथरीन के पास ऐसी विशेष सभाओं में जाने के लिए आरक्षण था, फिर भी वह जानती थी कि जब तक वह वहां जाएगी नहीं, तब तक कभी इस बारे में संतुष्ट नहीं होगी। शायद उन्होंने बीमार और मरने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की चंगाई के सामर्थ्य के रहस्य को ढूंढ लिया हो। कैथरीन के लिए यह एक कठिन अनुभव था। उसके जीवन के सबसे कठिन अनुभवों में से एक था। गुप्त रहने का संकल्प लेते हुए उसने अकेले ही एरी तक गाड़ी चलाई। शहर के दक्षिणी किनारे पर एक बहुत बड़ा विशाल तंबू लगाया गया था। जैसे ही उसने पार्किंग स्थल में प्रवेश किया, वहाँ उसने एक संकेत पढ़ा, आश्चर्य कर्म, पुनः उद्धार, अंधों के लिए दृष्टि, बहरों के लिए सुनना और धन प्राप्त करने की शक्ति। पीछे की पंक्ति में बैठकर वह प्रतीक्षा करने लगी। जब प्रचारक मंच पर आया, तब ऐसा लगा मानो तोप से गोली मार दी गई हो। एक समय पर वह उठा और तुरंत पुलपिट के पीछे पड़ी लंबी बेंच पर चला गया, और दूसरे ही क्षण वह मेंढक के समान उछलकर मंच पर आ गया। दर्शक चीखते, रोते, उन्माद में लगभग नियंत्रण से बाहर थे। कैथरीन ने बाद में इसे इस प्रकार वर्णित किया, जीवन में बुरे सपने आते हैं। सेवा के दौरान उन्होंने अपने पुराने रिवाइवल टेंट के कपड़े के टुकड़े को सबसे अधिक बोली लगाने वालों के बीच में नीलाम किया। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि उन्हें अपने शरीर पर पहनने वालों या अपने तकिए के नीचे रखकर सोने वालों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी।